हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिया का एंटी टेरर लॉ यूएपीए। और एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में घूमता है कि यूएपीए में बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों, और क्या बेल मिलती भी है कि नहीं। क्योंकि एक वीडियो में मैंने तो समझा दिया है कि टाइप्स ऑफ बेल क्या होता है, आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो कि कौन से स्टेज पे बेल मिलती है, कितने टाइप्स के बेल होते हैं। जितना इजी समझा सकती थी आई ट्राइड। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कैन बेल बी ग्रांटेड इन यूएपीए। ठीक है, तो यूएपीए जो होता है, ठीक है, ये हमारा एंटी टेरर लॉ है। और बेसिकली ये होता है स्पेशल लॉ। ठीक है, इसे हम स्पेशल लॉ बोलते हैं। जैसे आपका बीएनएस होता है, बीएनएसएस होता है, जनरल लॉज होते हैं, ये जो सब पे अप्लाई होते हैं। स्पेशल लॉज को किसी एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफेंस के लिए लाया जाता है। जैसे पॉश हो गया, पॉक्सो हो गया। पॉश है आपका वर्क प्लेस हैरेसमेंट के अराउंड। पॉक्सो है आपका बच्चों के ऑफेंसेस के, इसमें अक्यूज जो है वो अडल्ट होता है। जेजे होता है आपका जेजेबी के अराउंड, जहाँ पे दोनों माइनर होते हैं, अक्यूज एज वेल एज योर विक्टिम, दोनों। ठीक है, चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद द लॉ एंड द विक्टिम ऑफ कोर्स। तो वो, तो वैसे ही यूएपीए भी जो है वो एक स्पेशल लॉ है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग सेक्शन 43D5, ठीक है, आर्टिकल 21 और सुप्रीम कोर्ट का जो इवॉल्विंग जूरिस्प्रूडेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, हम वो समझेंगे। ठीक है, तो हम नेशनल सिक्योरिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी और कुछ हल्के फुल्के केसेस से भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखो, व्हाट इज यूएपीए, सबसे पहले तो ये समझते हैं हम। ठीक, अब जब मैंने बोला व्हाट इज यूएपीए, तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 है इसका फुल फॉर्म। तो इंडिया का ये प्राइमरी एंटी टेरर लॉ है जो टेररिज्म से डील करता है। ठीक है, बीएनएस में भले ही टेररिज्म के रिस्पेक्ट में अगर कुछ इंक्लूड किया भी गया है, तो उसमें और यूएपीए में अगर कोई क्लैश होता है तो हमेशा स्पेशल लॉज जो है ओवरराइड कर जाएगा जनरल लॉ को। तो नेशनल सिक्योरिटी का ये एक लेजिस्लेशन है, इनिशियली इनएक्टेड फॉर अनलॉफुल एसोसिएशन। नाउ ये इवॉल्व हो गया है, इवॉल्व होके एंटी टेरर लॉ बन गया है। तो शुरू से ये एंटी टेरर लॉ नहीं था, ये अनलॉफुल एसोसिएशन जो होते हैं इंडिया में, ये उनसे डील करता था। ठीक है, तो टुडे यूएपीए डील्स विथ व्हाट। सो सी, टेररिस्ट एक्ट से डील करता है, ठीक है, टेररिज्म को ताकि कंट्रोल में रखा जा सके। सीरियस पनिशमेंट प्रोवाइड करता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डील करता है जो इंडिया में घुस घुस आते हैं। देन टेररिस्ट फंडिंग से डील करता है कि कोई अगर टेरर फंडिंग कर रहा है, इन टेररिज्म को फंड कर रहा है एंड ऑल, तो उनको भी खोद के निकालना यहाँ के डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, मेंबरशिप एंड सपोर्ट। देन आपका सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, जो जो आपको इलीगली मिला है, मे बी टेरर फंडिंग से मिला हो या कुछ। फिर एनआईए के इन्वेस्टिगेशन, तो एक बॉडी जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि है एनआईए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वाई वॉज यूएपीए इनएक्टेड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सबको पता होना चाहिए कि इसे लाया क्यों गया। इसे लाया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड समझते हैं इसे, उसे समझने के लिए कि ओरिजिनल फ्रीडम्स को इंश्योर करने के लिए। जैसे आपका जो 191A1C है, वो क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन की बात करता है। आर्टिकल 19 में दिया गया है कि आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, फ्रीली घूम सकते हो। ठीक है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है। आप वैसे ही कोई भी एसोसिएशन, एक संगठन भी आप बना सकते हो। लेकिन अगर आप कोई ऐसा एसोसिएशन बना रहे हो जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा काम करने लग जाए, या टेरर फंडिंग में आप घुस जाओ, तो वो फिर कौन कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का ये जो क्लॉजेस है, इनको इन्वोक करके आप अपने टेरर फंडिंग वाले एसोसिएशंस को, इन सबको आप बैकिंग नहीं दे सकते, इनकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, फिर 16th अमेंडमेंट 1963 में एडेड, जब ऑब्वियसली सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया जैसे जो वर्ड्स अपने प्रियम्बल में लाए गए। ठीक है, एक ही बार अपना प्रियम्बल जो है अमेंड हुआ है, तो बेसिकली उसमें बोला गया कि हाँ, ये सारी चीजें, फ्रीडम्स जो है हमारी, इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। कोई भी फंडामेंटल राइट इंडिया का एब्सोल्यूट तो होता नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट तो वो होता नहीं है, उनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूर होते हैं। तो जब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो दैट मीन्स कि उस कंडीशन में हमारा जो इंडिया का सोवरेंटी और इंटीग्रिटी है, वो अगर कोई ऐसा एसोसिएशन हो जो टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व हो, टेररिज्म को और बढ़ावा दे रहा हो इंडिया में, तो उससे हमारी इंडिया की सोवरेंटी और इंटीग्रिटी दोनों इफेक्ट हो रही है। क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हम पे ऐसे कोई आके ऐसे राज नहीं कर सकता, टेरर फंडिंग हो रही है, टेररिस्ट आ रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। तो इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे भी ये चीज ऐसे इंटरप्रेट की गई कि भले ही आपके पास ये राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकते हैं। ठीक है,
तो ये तो पार्लियामेंट इनैक्टेड अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 टू ऑपरेशनलाइज दीज कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को पार्ट बनाया गया। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन के आपके राइट्स है, लेकिन इसको मिसयूज कोई ना करे, ऐसा एसोसिएशन ना बनाए कि कल को कोई भी आके घुसपैठ कर रहा है, तो इसलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तौर पे इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को एक बढ़ावा देते हुए उसके कंप्लायंस में ही ये सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। ठीक है, अब टाइमलाइन समझते हैं। तो इंडिया का जो ये एंटी टेरर लॉ है ये इवॉल्व कैसे हुआ है, बहुत सिंपल टाइमलाइन है। 1967 में यूएपीए इनैक्टेड टू प्रोहिबिट अनलॉफुल एसोसिएशन जो थ्रेटन करते थे सोवरेटी को एंड इंटीग्रिटी को, उनको रोकने के लिए। ठीक है, ऐसे एसोसिएशंस जो हमारे इंडिया के सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी को बहुत ही बुरी तरह इफेक्ट करे, क्योंकि सोवरेंटी क्या, हम हमें हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आके ऐसे राज नहीं कर सकती। टेररिस्ट तो कतई ही नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम सोवरेन नेशन है, हमारी एक इंटीग्रिटी है, तो वो कोई ना तोड़ पाए, इसीलिए यूएपीए को इनैक्ट किया गया। ठीक है, अब टाडा इनैक्टेड। अब क्या हुआ, 85 में आया टाडा। ठीक है, टेम्पररी एंटी टेरर लेजिस्लेशन एक आया था, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन टाडा जो है लैप्स हो गया अमिड एलिगेशंस ऑफ मिसयूज, बल्कि उसके मिसयूज थोड़े बढ़ गए थे। ठीक है, तो जब टाडा के मिसयूज बढ़े तो फिर 2002 में पोटा लाया गया, इनैक्टेड आफ्टर दी पार्लियामेंट अटैक। तो फिर जो है पोटा को जो है उसको भी हटा दिया गया। तो ये जो टाडा है अपना टेररिस्ट, ओके, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट जो था, ये बेसिकली इसे लाया गया था जो इंडिया का पहला एंटी टेरर एक लेजिस्लेशन बना। ठीक है, आपका टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट था ये। इसे लाया गया था क्योंकि इंडिया में जो मिलिटेंट ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। ठीक है, लेकिन इसका जो है मिसयूज बहुत ज्यादा होने लग गया। फाइन, तो मिसयूज होने की वजह से फिर उसको लैप्स कर दिया गया, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत हो रहे थे। इस पर्टिकुलर एक्ट को इन्वोक करके जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस है, लोगों पे बहुत एट्रोसिटीज एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस काफी बढ़ गए, जिसकी वजह से मिसयूज को देखते हुए हटा दिया गया। फिर आया आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो कि है पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है, इसे लाया गया था 2001 में, जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था बहुत ही भयानक, उसके बाद इस पर्टिकुलर एक्ट को लाया गया। जब ये लैप्स हो गया तो पोटा को लाया गया था, लेकिन सिमिलर मिसयूज और सिमिलर कंसर्न्स इस एक्ट के भी देखे गए, तो ये भी ठीक से चल नहीं पाया। फाइन, एंड तब 2004 में पोटा को भी रिपील कर दिया गया, और फिर प्रोविजंस जो है इन इन दो एक्ट्स के, जो आपके टाडा है और जो पोटा है, इन एक्ट्स के प्रोविजंस को यूएपीए के साथ मर्ज कर दिया गया। तो बेसिकली जो आपका यूएपीए था वो पहले क्या था, सिर्फ अनलॉफुल एसोसिएशंस को ही गवर्न करता था वो, कि इंडिया में कोई ऐसा एसोसिएशन तो नहीं बन रहा है जो किसी हाथ में लाके फंडिंग कर रहा है, या फिर बेसिकली अनलॉफुल एसोसिएशंस जिससे जो अपने ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भड़का रहा है, तो एसोसिएशन सेंट्रिक था ये जो अपना यूएपीए था। एंटी टेरर लॉज तो ये वाले थे, टाडा और पोटा था, जो कि फेल हो गए क्योंकि उसके मिसयूज बढ़ गए। ठीक है, बहुत ज्यादा उसके प्रोविजंस को हथियार बनाकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन चालू हो गए। पोटा आया 2001 में पार्लियामेंट अटैक के बाद। जब ये दोनों लेजिस्लेशन बुरी तरह फेल हुए, तो उसके बाद आपका जो आया आया ये यूएपीए में ये मर्ज हो गए। तो यूएपीए पहले से ही था, ये लोग बाद में आए थे, पर क्योंकि ये लोग ठीक से चल नहीं पाए, तो इनके प्रोविजंस को हमने यूएपीए में मर्ज करके यूएपीए को ही बना दिया एंटी टेरर लॉ ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर 2008 में जब 26/11 का अटैक हुआ था मुंबई, ताज अटैक एंड ऑल, तो स्ट्रिक्टर बेल प्रोविजंस उसके बाद लाए गए इसमें और ज्यादा, कि यूएपीए में बेल मिलना इतना मुश्किल है। फिर 2012 में इसके टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोविजंस वगैरह जैसे डेफिनेशंस को एक्सपैंड किया गया। ठीक है, जो टेररिस्ट फंडिंग या फाइनेंसिंग होती है उसके डेफिनेशंस को और ब्रॉडन किया गया। एंड 2019 में गवर्नमेंट ने एम्पावर के टू डेजिग्नेट इंडिविजुअल्स एज टेररिस्ट। एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया 2019 में, जहां पे अब जो यूएपीए है उसमें ये अमेंडमेंट ला दिया गया कि अब से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि इंडिविजुअल्स भी एज ए टेररिस्ट रिकॉग्नाइज किए जाएंगे।
ठीक है, पहले क्या था 2019 के पहले, सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उनको हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते थे, टेररिज्म करती है। ठीक है, क्योंकि ये पहले तो अनलॉफुल एसोसिएशन से ही डील करता था, बाद में इसमें टेरर फ्यूज कर दिया गया। ठीक है, टेरर को मर्ज कर दिया गया, लेकिन 19 में फिर बोला गया कि नहीं, इंडिविजुअल्स को भी हम आपसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो डिड यूएपीए रिप्लेस टाडा एंड पोटा? यस, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि यूएपीए ओरिजिनली जो है एंटी टेरर लॉ नहीं था। ये बाद में बना जब टाडा और पोटा के लॉज को कंबाइन कर दिया गया इसके साथ। ठीक है, तो टाडा 1985 में था, 1995 में एक्सपायर हो गया और प्रोविजंस ट्रांसफर हो गए यूएपीए में। सेम पोटा के साथ था, 2002 में इनैक्ट किया गया था, 2001 के अटैक के बाद, और फिर रिपील हो गया 2004 में, इसके भी प्रोविजन ट्रांसफर कर दिए गए। ठीक है, और फिर इसमें अमेंडमेंट्स आए जो आए। फिर वाई इज बेल डिफिकल्ट अंडर यूएपीए? ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, क्यों डिफिकल्ट है? तो नॉर्मल क्रिमिनल लॉ वर्सेस यूएपीए, तो मैंने बोला जनरल वर्सेस स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉज लाए हैं तो फिर ऑब्वियसली टाइमलाइंस भी थोड़ी स्ट्रिक्ट होगी या पनिशमेंट्स भी स्ट्रिक्टर होंगे। ठीक है, तो अंडर बीएनएसएस जो अपना सीआरपीसी था पहले, वो एक ऑर्डिनरी जनरल लॉ है जिसमें नेचर ऑफ ऑफेंस देखा जाता है, पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सकॉन्डिंग देखा जाता है, टैंपरिंग ऑफ एविडेंस, चांसेस ऑफ रिपीटिंग द ऑफेंस देखा जाता है, फिर बेल दी जाती है। तो यहाँ पे बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के क्राइटेरिया अलग अलग है। हालांकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो बेल दे सकते हैं। ठीक है, तो बेल तो है वहां पे। अब यूएपीए क्या होता है? एक एडिशनल बार है, मतलब एक स्पेशल लॉ है जो एंटी टेरर लॉ की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट मस्ट फर्स्ट सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द प्रोसिक्यूशन केस इज नॉट प्राइमा फेसी ट्रू बिफोर ग्रांटिंग बेल। तो यहाँ पे कोर्ट ना बहुत टाइम लगा के सोचता है कि बेल देना है कि नहीं, क्योंकि ये टेररिज्म से डील कर रहा है जो कि ऑब्वियसली मच ग्रेवर ऑफेंस है ये जनरल लॉस के कंपैरिजन में। तो दिस सिग्निफिकेंटली रेजेस द थ्रेशोल्ड फॉर रिलीज कंपेयर टू ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो कोर्ट को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा खुद कि प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो बेल, मतलब बिफोर ग्रांटिंग बेल, यहाँ पे कोर्ट पे रहता है बर्डन। यहाँ पे जैसे आपके जो आपके अक्यूज्ड है उन पे रहता है बेसिकली, तो उस कंडीशन में, मतलब जो प्रोसिक्यूशन यहाँ पे रहता है, तो प्रोसिक्यूशन जो है उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि अक्यूज को तो हम देखते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और जनरल एक्सेप्शन अगर निकालने हैं तो फिर अक्यूज पे शिफ्ट हो जाता है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ। इस केस में कोर्ट मस्ट फर्स्ट सेटिस्फाई इटसेल्फ कि हाँ, प्रोसिक्यूशन का जो केस है इज नॉट प्राइमा फेसी ट्रू बिफोर ग्रांटिंग बेल। ठीक है, तो ये उसको देखना पड़ता है, तो कोर्ट पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अब क्या होता है कि सेक्शन 43D5 द की बेल प्रोविजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या है कि अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 4 एंड 6 ऑफ यूएपीए शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल इफ आफ्टर एग्जामिनिंग द केस डायरी या चार्जशीट। तो चार्जशीट फाइल होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, और जो भी उस केस के अराउंड जो भी पुलिस कर रहा होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसकी पूरी एक्टिविटी उस पर्टिकुलर केस के अराउंड केस डायरी में मेंशन की जाती है। ठीक है, केस डायरी आपका हर एक केस का अलग बनता है। ठीक है, जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करता है वो लिखता है उसमें। चार्जशीट फाइल हुआ, फिर ट्रायल चालू होता है, नॉर्मल तो यही है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। तो अगर उसमें एग्जामिन करने के बाद जज को लगे, कोर्ट को लगा कि फाइंड्स रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग द एक्यूजेशन इज प्राइमा फेसी ट्रू, तो फिर इन दैट केस, ठीक है, तो तो फिर रिलीज यूजुअली वो नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि यूएपीए में यूजुअली आपको रिलीज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आफ्टर एग्जामिनिंग दिस कोर्ट को लगा कि रीजनेबल ग्राउंड्स है, एक्यूसेशन जो है वो अगर ट्रू हो सकता है, तो फिर तो और नहीं देंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर बेल मिलनी भी है तो कोर्ट जो है बेल देता है, लेकिन वो पूरा केस डायरी या फिर वो आपका ये जो चार्जशीट है वो पूरा स्टडी करेगा और फिर डिसाइड करेगा कोर्ट। ठीक है, सो दिस क्रिएट्स अ स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन अगेंस्ट बेल इन सीरियस यूएपीए केसेस। तो क्या होता है यूएपीए जैसे चीजों में ना, अपन अपना जो नॉर्मल प्रिंसिपल है वो क्या है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे हम थोड़ा सा गिल्टी मान के ही चल रहे हैं, अंटिल प्रूवन इनोसेंट जैसा, क्योंकि ये स्पेशल लॉ है। ठीक है, सो दिस क्रिएट्स स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन अगेंस्ट बेल इन सीरियस यूएपीए ऑफेंसेस। तो चैप्टर 4 एंड 6 ऑफ यूएपीए जो है ये स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों शैल नॉट बी रिलीज ऑन बेल इफ आफ्टर एग्जामिनिंग उनको पता चल रहा है कि एक्यूजेशन ट्रू है, तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, हम गिल्टी ही मानेंगे। फाइन। अब 2008 का अमेंडमेंट आया था, जो अब अमेंडमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि वाई वॉज 43D5 जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों किया गया इस एक्ट में। तो बेसिकली फॉलोइंग द 26/11 का अटैक, पार्लियामेंट ने यूएपीए को अमेंड करने का सोचा, अमेंड किया काउंटर टेररिज्म
फ्रेमवर्क उसमें डाला और अच्छे से, ठीक है। तो प्रिवेंट प्रीमेच्योर रिलीज की, पहले ही आपको रिलीज नहीं किया जाएगा, एंटिसिपेटरी बेल वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसे हम अप्लाई नहीं करेंगे ऑफ पर्संस अक्यूज्ड ऑफ टेररिज्म, एंटिसिपेटरी बेल ऐसे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर प्रोटेक्ट इन्वेस्टिगेशंस, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन ताकि सिक्योर रहे, एड्रेस सिक्योरिटी कंसर्न की नेशनल सिक्योरिटी को हम प्रायोरिटी में लेंगे, आपके बेल को नहीं लेंगे, अगर आपके निकलने से नेशनल सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है तो हम बेल नहीं देंगे। तो इसलिए 2008 के अमेंडमेंट ने और डिफिकल्ट कर दिया बेल लेना, क्योंकि ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गया था। ये 3 चीजों पे आपको तौला जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनआईए वर्सेस जाहिर अहमद शाह का एक केस आया, ठीक है। तो यहाँ पे 2019 का, तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की गई इस लॉ की। यूजुअली क्रिमिनल लॉज में स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही होता है, ठीक है, ज्यादातर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड सेक्शन 43D5 नैरोली। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि थोड़ा नैरो इंटरप्रिटेशन किया था, फाइन, जिसमें होल्ड किया गया स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करते हुए कि नो डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस एट द बेल स्टेज। उन्होंने बोला बेल के स्टेज पे इतना डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। फिर कोर्ट ओनली डिटरमाइंस इफ एलिगेशंस आर प्राइमा फेसी ट्रू। कोर्ट को सिर्फ इतना ही चेक करना है कि जो एलिगेशंस है अक्यूज के अगेंस्ट में वो ऑन द फेस ऑफ इट ट्रू है कि नहीं, और द अक्यूज कैन नॉट सीक अ मिनी ट्रायल ड्यूरिंग बेल प्रोसीडिंग। दिस जजमेंट मेड ऑब्टेनिंग बेल अंडर यूएपीए सिग्निफिकेंटली मोर डिफिकल्ट। तो कोर्ट ने बोला, कैसे इंटरप्रेट किया कि यही चीज आपकी मेनली देखी जाएगी, ठीक है। एग्जामिनेशन वाली चीज तो हम छोड़ दो कि हम डिटेल एग्जामिनेशन जो बेल स्टेज पे जो दी गई है वो हम ध्यान में ही नहीं रख रहे, हम ये भी ध्यान में नहीं रख रहे कि मिनी ट्रायल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ देख रहे कोर्ट ओनली डिटरमाइंस इफ एलिगेशंस आर प्राइमा फेसी ट्रू, मेनली यही देखा जाएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन पे आप फुलफिल कर रहे हो तो ठीक है बेल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो ऑन द फेस ऑफ इट, फिर कैन बेल एवर बी ग्रांटेड, तो हाँ दिया जा सकता है, but despite section 43D5 constitutional courts retain the power to grant bail where continued detention violate fundamental rights। ऐसा नहीं कि अनंत काल तक आपने रख दिया लोग इंसान को, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड है वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन, ठीक है। तो मिलती है बेल लेकिन बहुत डिफिकल्टी से मिलती है, ठीक है। इसी सेक्शन की वजह से डिफिकल्ट हुआ है कि एक ही कंडीशन आपकी देखी जाएगी, फाइन, बाकी आपका कुछ और ऐसे देखा नहीं जा रहा है उसी कंडीशन पे, अगर सही बैठ रहा है तो ठीक है। ठीक, अब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नाजिब का बहुत ही फेमस केस है 2021 का, इसमें भी एक लैंडमार्क शिफ्ट आया कि यहाँ पे जो है जो अक्यूज है उसको अरेस्ट किया गया था 2015 में, और ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ सेवरल ईयर्स तक, सालों से वो अंदर था, ओवर 5 years इन कस्टडी एज एन अंडर ट्रायल प्रिजनर, क्योंकि कन्विक्टेड तो वो था नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेक्शन 43D5 डज नॉट ओवरराइड आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ऊपर ही आएगा 43D5 के, भले ये स्पेशल लॉ है, ठीक है। बीएनएसएस को तो ये ओवरराइड कर रहा है, आर्टिकल 21 को नहीं करेगा। इफ देयर इज नो रियलिस्टिक possibility of an early trial constitutional courts में grant bail despite statutory restrictions। तो यहाँ से हमने समझा कि आर्टिकल 21 हमेशा ओवरराइड करता है इनको भी, ठीक है। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये इनफैक्ट यूएपी के केस में भी आता है। तो के नाजिब का केस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोर्ट ने दो कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस किया है। पहला तो बोला कि हाँ नेशनल सिक्योरिटी आप देखोगे, इंडिविजुअल लिबर्टी भी आप पर साथ में देखोगे, ठीक है, कि अंडर ट्रायल जो है वो बहुत लंबे टाइम तक अंदर जेल में तो नहीं बैठा है, ठीक है। सो वेयर ट्रायल इज अनरीजनेबली डिलेड, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट इज प्रिवेल ओवर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस। तो हाँ आर्टिकल 21 इन्वोक कर सकता है वो अक्यूज पर्सन अगर बहुत लंबे टाइम तक जेल में है, अगर उसे बेल नहीं मिली है तो आर्टिकल 21 ओवरराइड कर जाएगा। तो ये एक रेमेडी अक्यूज को भी दी गई है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि कभी बेल नहीं मिलती यूएपीए में, डिफिकल्ट होता है लेकिन मिलती है अगर वो सेटिस्फाई कर ले कंडीशन और सेक्शन का, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। एंड देन कुछ और इंपॉर्टेंट केसेस भी रहे हैं जो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे बेल ग्रांट किया गया था बहुत लंबे जेल सफर के बाद, ठीक है। तो स्ट्रिंजेंट जो है आपका बेल का कंडीशंस एंड प्रोविजंस थे। फिर यहाँ पे भी डिसाइडेड अंडर टाडा प्रोलॉन्ग डिले इन ट्रायल में जस्टिफाई बेल डिस्पाइट स्पेशल एंड लेजिस्लेशन। तो लेटर यूएपी के जूरिस्प्रूडेंस को इसने इन्फ्लुएंस किया है, इसी ने, ये टाडा के अंदर डिसाइड किया गया था, तब टाडा इन्फोर्स में था क्योंकि। फिर यहाँ पे कोर्ट शुड डिस्टिंग्विश एक्चुअल एविडेंस फ्रॉम द एजेंसीज इन्फ्लुएंसेस। सुप्रीम कोर्ट स्टेट द प्रेसिडेंशियल इफेक्ट नॉट करेंटली बाइंडिंग। तो ये वाला केस अब बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि हम एक्चुअल एविडेंस को ही देखेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात में नहीं आ रहे हैं हम, जो कि आपके सेक्शन में जो प्राइमा फेसी अगर केस बन रहा है तो ठीक है।
ठीक, तो यही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंटली बताई गई है। तो प्रेजेंट लीगल पोजीशन क्या है? बेल दी जा सकती है बट ओनली लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में। और कब बेल मिलेगी? जब बहुत लंबे टाइम तक आप जेल में हो, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन है तब, जिसमें आर्टिकल 21 आपका ओवरराइड कर जाएगा। ट्रायल अनलाइकली टू कंक्लूड विद इन रीजनेबल टाइम। कोर्ट को लग रहा है कि ट्रायल जल्दी खत्म नहीं होगा और लंबा चलने वाला है, तो ऑब्वियसली इसी को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ पे कंटिन्यू डिटेंशन, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21, बस ये एक केस है। और प्राइमा फेसी अगर एक्यूसेशन नहीं बन रहा है तो फिर छोड़ सकते, लेकिन वो नैरो इंटरप्रिटेशन था, काफी ब्रॉड इंटरप्रिटेशन के नाजिब के केस के बाद ही आया है, ठीक है, इसके रिगार्ड्स में। सिर्फ द प्रोसिक्यूशन एस्टैब्लिशेस अ प्राइमा फेकी ट्रू केस अंडर दिस सेक्शन, बेल रिमेन्स डिफिकल्ट। अगर प्रोसिक्यूशन ने बहुत ही प्राइमा फेसी ये केस डेवलप कर दिया है कि हाँ, ये प्रोसिक्यूशन अगर कर दिया है कि ये जो एक्यूसेशन है अक्यूज के अगेंस्ट वो एकदम सही है, ये है एंटी टेरर, उसके अंदर टेररिस्ट है ये, तो फिर बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। आर्टिकल 21 का देके वो बिल्कुल बेल मांग सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कोर्ट देखता है कि प्राइमा फेसी जो है प्रोसिक्यूशन, लेकिन लंबा इनकार्सरेशन तो मिल जाएगा। तो आपको इसका बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। सो द बैलेंस लाइज बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, कि बहुत लंबे टाइम तक आप बिना ट्रायल के बिना रहो, या तो जजमेंट जल्दी पास कर दो, चाहे डेथ पेनल्टी हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बस वो जल्दी करो, या तो फिर प्रोसिक्यूशन जो केस है वो अपना बताता है, वो मतलब प्राइमा फेसी आपको प्रूव करके देगा, तो फिर नहीं छूटोगे आप, ठीक है। तो टाइमलाइन बहुत ही सिंपल है। 1996 में ये आपका केस था, फिर एंजेला हरीश सोनटके का केस आया, फिर एनआईए वर्सेस वटालिया आए, के ए नाजिब का सबसे इंपॉर्टेंट केस था, आर्टिकल 21 पे इसी ने बोला था। वटाली के केस में बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन हुआ था 43D5 का, कि बस खाली आप, अगर प्रोसिक्यूशन प्रूफ कर दे रहा है प्राइमा फेसी केस है, तो फिर आप जेल में ही पड़े रहोगे, किसी भी केस में आप नहीं छूटोगे। लेकिन के नाजिब के केस ने बोला कि नहीं, बहुत लंबे टाइम तक अगर जेल में है तो आर्टिकल 21 का भी साथ में बैलेंस होना चाहिए, तो इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस इसका आपका साथ में चलेगा, ठीक है। फिर लास्ट में 21 में देवांगना कलिता का दिल्ली हाई कोर्ट नैरोअर रीडिंग स्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे नैरो इंटरप्रिटेशंस भी जो है स्टे लगाए हैं उनपे, कि आपको नाजिब के केस का ही मेन याद रखना है कि आर्टिकल 21 अगर वायलेट हो रहा है तो डेफिनेटली यूएपीए के केस में भी बेल जो है वो मिल सकती है। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने डिस्कस किया, बेसिकली कैसे यूएपीए इवॉल्व हुआ है ओवर द टाइम। तो यहाँ पे हम रैप अप करते हैं यूएपीए, और आपको बस बैलेंस का ध्यान में रखना है आर्टिकल 21 और 43D के क्लॉज 5 का। तो ये दोनों का जो क्लैश है उसको मेंटेन करते हुए कोर्ट चलता है, और इसका आंसर, कैन बेल बी ग्रांटेड इन यूएपीए? यस, लेकिन लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में, जब आर्टिकल 21 वायलेट होता हो। तो ये बस आपको याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। कोई भी डाउट हो कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।